हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ दीपक और आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मेरा क्लास है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज आज की क्लास में हम देखेंगे ना, एंटरप्रेन्योरशिप का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये मेरा जो क्लास होगा ना, ईपीएस का ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्लास होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ना कि एग्जाम हॉल में क्या कर दिया, बिहार बोर्ड ने क्या किया कि 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव कर दिया है। जितना हमको सब्जेक्टिव पे ध्यान देना, उतना ही हमको ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना है। और मैं बता दूं कि ज़्यादा मार्क्स ऑब्जेक्टिव पे उठता है, सब्जेक्टिव पे तो कम से कम मार्क्स, बहुत कम मार्क्स उठता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव का प्रिपेयर 50 का 50 टिक आउट करके आ रहे हैं तो आपको 100% 50 ही नंबर मिलेगा। अगर आप सब्जेक्टिव 50 का 50 बना के आ रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम आपको कितना 40 नंबर मिलेगा, 35 नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कट आउट होता है, कुछ लेटर की वजह से, मिस आउट की वजह से कट कर दिया जाता है। बट ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। तो क्या करते हैं सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, सब्जेक्टिव का प्रिपेयर करवा देते हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी कीजिए, आप उसी से प्रिपेयर कर लीजिए। जब स्टूडेंट स्टार्ट करता है ना प्रिपेयर करना, तो एक चैप्टर में से मिनिमम कम से कम 200 प्लस ऑब्जेक्टिव निकल जाता है, जिसके वजह से स्टूडेंट का माइंड हौच पौच हो जाता है और सही से प्रिपेयर नहीं कर पाता। क्योंकि मेरे पास एक ही बुक थोड़ी है, 5-6 बुक है, सभी बुक का हमको तैयारी करना है। ऐसा तो नहीं कि एक ही बुक का हम तैयारी करना है। इसलिए हम इस वीडियो में इस बुक के अंदर जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, सब ऑब्जेक्टिव देखें और सब मोस्टली वीवीआई क्वेश्चन वाला ही ऑब्जेक्टिव। चैप्टर के एंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्टिव है, सभी ऑब्जेक्टिव का प्रिपेयर हम करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 50 का 50 सही टिक आउट करके आइएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर का, उद्यमिता साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान का। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है। तो देखिए क्या है, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हो। हाँ जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है, ब्रह्म संसाधनों के लिए जरूरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, हाँ जरूरी है। आंतरिक साधनों को ध्यान देना अति आवश्यक है, जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, हाँ जरूरी है। क्या होगा, ए हाँ जरूरी है। तो चलिए यहाँ देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा अवसर का बोध तत्व है। देखिए कितना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 2010 में पूछा, 12 में पूछा, 17 में पूछा है। तो जल्दी बताइए, समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नज़र, न परिवर्तनीय गुण या इनमें से सभी। क्या होगा जल्दी बताइए, 2 का आंसर क्या होगा। तो 2 का आंसर होगा द इनमें से सभी, यानी कि जितने भी है न परिवर्तन, जितना भी होगा सभी होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रथम अवसर, निर्मित अवसर, अंतिम अवसर। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा। तो ब होगा निर्मित अवसर, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। देखिए कितना है, 11 में पूछा है, 19 से पूछा है, इस बार भी पूछ सकता है। तो देखिए आगे देखते हैं 4 नंबर में, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। देखिए 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही यहाँ रहेगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, आंतरिक मांग की मात्रा, निर्मित अवसर या पर्यावरण में विद्यमान अवसर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 4 का आंसर क्या होगा। तो 4 का आंसर ए होगा, आंतरिक मांग की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड। तो चलिए 5 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। पर्यावरण में विद्यमान अवसर, निर्मित अवसर, उपयुक्त और दोनों या उपयुक्त न और न ब। तो जल्दी बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, 5 का आंसर होगा। तो 5 का आंसर होगा उपयुक्त में से अ ब दोनों, यानी कि निर्मित अवसर भी और निर्मित अवसर भी और पर्यावरण विद्यमान अवसर भी। तो चलिए पहला का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। इसके अलावा और कोई भी ऑब्जेक्टिव पे ध्यान मत दीजिए। इस चैप्टर का जो 5 ऑब्जेक्टिव था बस इतना ही आप याद कीजिए। तो चलिए हम अगले चैप्टर में आते हैं। अगला चैप्टर है पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन, इन्वायरमेंट स्कैन। इस चैप्टर में जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा है, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। ए छूट से, बी कर से मुक्ति से, सी बीज पूंजी का प्रावधान या एक मुश्त भुगतान। तो जल्दी बताइए क्या होगा फर्स्ट का आंसर। तो फर्स्ट का आंसर होगा लंप सम पेमेंट, यानी कि एक मुश्त भुगतान। तो चलिए सेकंड पे आते हैं, सामाजिक ढांचा की संरचना होती है समाज के क्रियात्मक विभाजन से, जाति क्रियात्मक विभाजन से, समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 2 का आंसर क्या होगा। तो 2 का आंसर होगा समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से। चलिए 3 पे आते हैं, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं।
क्या क्या देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में पूछा है, यहाँ भी देखिए 12, 13, 17, 20 लगातार पूछा है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या होगा। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया या संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया। तो जल्दी बताइए 3 का आंसर क्या होगा। तो 3 का आंसर होगा द, संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया, ड्राइव, क्यू एंड रिस्पॉन्स। तो चलिए 4 है, आर्थिक सहायता है। क्या है आर्थिक सहायता, देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। 12 में पूछा, 13 में पूछा, 15 में पूछा, 20 में पूछा, लगातार पूछ रहा है। रियात, बट्टा, पुनः भुगतान, इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ, कंसेशन, डिस्काउंट, रीपेमेंट या नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए 4 का आंसर क्या होगा। तो 4 का आंसर होगा स, यानी कि पुनः भुगतान। क्या है आर्थिक सहायता, क्या है वो पुनः भुगतान है। तो चलिए हम आगे आते, तो चलिए हम देखते हैं सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। क्या है, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। जनता हेतु वस्तु के उत्पादन से अनैतिक व्यवहार का परिवर्तन, सामाजिक बाध्यता की पूर्ति या लाभ अर्जन की प्रक्रिया। जल्दी बताइए 5 का आंसर क्या होगा। तो 5 का आंसर होगा द, लाभ अर्जन प्रक्रिया। तो चलिए 6 में देखते हैं, निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है। निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है। अवसर की खोज में, अस्तित्व बनाए रखने में, सी सफलता प्राप्त करने में, या इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए तो 6 का आंसर क्या होगा। तो 6 का आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। तो चलिए 7 में आते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है। देखिए 2020 में पूछा क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है। आंतरिक पर्यावरण, ब्राह्म पर्यावरण, या उपयुक्त में से ए एंड बी, या उपयुक्त में से न ए न बी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 7 का आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ए भी होगा बी भी होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है। चलिए देखते हैं क्या है। आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक नीतियाँ, बाजार की स्थिति, या इनमें से सभी। जल्दी बताइए 8 का आंसर क्या होगा। तो 8 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 9, आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है। आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित, देखिए मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, 2017 में पूछा, 20 में पूछा, इस बार भी पूछ सकता है। व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 9 का आंसर क्या होगा। तो 9 का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन नंबर, ब्रह्म वातावरण जो शक्तियों से निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है। क्या होगा, उपकरण व्यवहार, कर्मचारी का व्यवहार, या प्रवर्तक का व्यवहार, प्रबंधक का व्यवहार। जल्दी बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर ए होगा, उपकरण का व्यवहार। क्या होगा, उपकरण का व्यवहार। तो चलिए अपने अगले चैप्टर पे आते हैं। क्या विपणन, बाजार मूल्यांकन, मार्केट असेसमेंट। इस चैप्टर के अंदर 7 ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए मेरा देखते हैं पहला क्या है। बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं। जल्दी बताइए, बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 18 में पूछा, 19 में पूछा है। मांग की भविष्यवाणी, वास्तविक मांग, पूर्ति, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए तो पहला का आंसर क्या होगा। तो पहला का आंसर हो मांग की भविष्यवाणी, डिमांड फोरकास्टिंग। तो चलिए, कंपनी का विपणन वातावरण उन सब घटकों और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ता को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। यह कथन किसका है। तो जल्दी बताइए, यह जो इतना बोला है वो कौन का है। देखिए आ में है क्रेवेंस, कोटलर एवं आर्मस्ट्रॉन्ग, या मार्शल, या डी थॉमस। तो क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा। तो 2 का आंसर होगा कोटलर एवं आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन का है, कोटलर एवं देखिए 3 में क्या है, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। कौन सा घटक है जो बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 में पूछा है, 20 में पूछा है, इस सारे पूछ सकता है। तो जान लीजिए 3 का आंसर क्या होगा। 3 का आंसर होगा मांग। क्या निर्धारित करता है, मूल्य प्रभाव डालता है, मांग, डिमांड इसका हिंदी होता है। तो चलिए हम 4 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। क्या होगा, मांग, डिमांड। चलिए इसके बाद आते हैं, निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है। पूर्वानुमान की लंबाई, पूर्वानुमान के स्तर, उत्पाद का वर्गीकरण, या उपयुक्त सभी। जल्दी बताइए 4 का आंसर क्या होगा। 4 का आंसर क्या होगा। तो उपयुक्त, ऑल ऑफ अबव, यानी कि जितना है सभी होगा। लेंथ ऑफ फोरकास्टिंग,
लेवल ऑफ फोरकास्टिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है? देखिए, सर्वे मेथड, स्टैटिकल मेथड या लीडिंग इंडेक्शन मेथड या प्रोडक्शन मेथड। जल्दी बताइए, सर्वेक्षण विधि, सांख्यिकी विधि, मार्गदर्शन विधि, निर्देशक विधि या उत्पादन विधि। जल्दी बताइए 5 का आंसर क्या होगा? तो 5 का आंसर होगा उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। तो चलिए 6 नंबर पे आते हैं। बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? देखिए 2020 में पूछा है, मांग, सूक्ष्म वातावरण, विपणन मध्यस्थ, प्रतियोगी। जल्दी बताइए तो 6 का आंसर क्या होगा? तो 6 का आंसर होगा मांग। क्या होगा? मांग, ए होगा। बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातों आवश्यक है: पूर्ति, मांग, डिमांड या प्रतिस्पर्धा की प्रकृति या उपयुक्त में सभी। क्या होगा? जल्दी बताइए, सप्लाई, डिमांड या नेचर ऑफ कंपटीशन या ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? 7 का आंसर होगा द ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हुआ? विपणन बाजार मूल्यांकन का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो चलिए हम अगले चैप्टर पे आते हैं। उद्यमिता साहसिक अवसरों की पहचान एवं व्यवहार्यता का अध्ययन, डिफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी स्टडी। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव है। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। निम्न में से किसका उत्पाद सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? तो चलिए हम आगे आते हैं। देखिए क्या, प्रतियोगिता का, उत्पादन लागत का, या लाभ की संभावना, या उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी बताइए पहला का आंसर क्या होगा? तो किसका? सभी का ध्यान रखना, उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? देखिए कितना मोस्ट 2020 में पूछा, ये मॉडिफाई रिपीट करते रहा है। क्या है? बाजार का निर्धारण, व्यवहारिकता, प्रतियोगिता या उत्पाद नियोजन। जल्दी बताइए क्या होगा? 2 का क्या आंसर होगा? तो 2 का आंसर होगा द उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग। 3 में देखिए, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत करने के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में शामिल नहीं है? ए, व्यावसायिक अवधारणा की पहचान, वित्तीय नियोजन, उत्पाद बाजार अध्ययन, प्रारंभिक वृद्धि अवस्था। जल्दी बताइए 3 का आंसर क्या होगा? तो 3 का आंसर होगा क्या होगा? प्रारंभिक वृद्धि अवस्था। उसके बाद आते हैं, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रारंभिक पूर्व अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, या उत्पाद बाजार अवस्था, या बाद की। क्या होगा? तो जल्दी बताइए, निम्न में से कौन नए, देखो क्या होगा इसका? प्रतियोगिता, उत्पाद लागत, या लाभ की संभावना, उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी बताइए क्या होगा आंसर? तो क्या होगा इसका? उपयुक्त में से सभी। तो चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? बाजार का निर्धारण, व्यवहारिकता का, प्रतियोगिता का, उत्पादन नियोजकता का। तो जल्दी बताइए कि 2 का आंसर क्या होगा? तो 2 का आंसर होगा उत्पाद नियोजकता, यानी प्रोडक्ट प्लानिंग का। तो जल्दी बताइए 3, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में शामिल नहीं है? व्यावसायिक अवधारणा की पहचान, वित्तीय नियोजन, उत्पाद बाजार की अध्ययन, या प्रारंभिक वृद्धि अवस्था। तो जल्दी बताइए कि 3 का आंसर क्या होगा? तो 3 का आंसर होगा द प्रारंभिक वृद्धि अवस्था। तो चलिए 4 में आते हैं, ये लास्ट है। निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की आवश्यकता है? प्रारंभिक पूर्व अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, उत्पाद बाजार अवस्था, या बाद की वृद्धि अवस्था। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उत्पाद बाजार की आवश्यकता है। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो अब अगले चैप्टर पे आते हैं। तो मेरा चैप्टर है उपक्रम का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। इस चैप्टर में जो है सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं मेरा पहला ऑब्जेक्ट क्या। उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है एकाकी व्यापार पर, साहसी का अधिकार, साहसी की स्वयं की योग्यता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए तो पहला का आंसर क्या होगा? तो मेरा पहला का आंसर होगा साहस की स्वयं
की योग्यता, क्या होगा, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो चलिए सेकेंड पे आते हैं। स्थापना में आसान है, एकाकी व्यापार, साझेदारी फॉर्म या संयुक्त पूंजी कंपनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 2 का आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, सोल ट्रेडिंग यानी कि एकाकी व्यापार। देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना रिपीट किया, 18 में, 20 में भी और इस बार भी पूछ सकता है, 100% संभावना है। उपकरण का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है। तो देखते हैं आगे हम बढ़ाते हैं कि कौन सा ध्यान देने योग्य बिंदु कौन कौन है। उत्पाद, प्रोडक्ट, विपणन या पूंजी की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ कैपिटल या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जल्दी बताइए कि 3 का आंसर क्या होगा। तो 3 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, पूंजी की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ कैपिटल। चलिए 4, एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को जिस तत्व का ध्यान रखना चाहिए वह है व्यवसाय का चयन, इकाई का आकार, वित्तीय साधन या उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी बताइए कि 4 का आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो 4 का आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी। चलिए 5 मेरा लास्ट ऑब्जेक्टिव का लास्ट। देखिए प्रारंभिक जांच के लिए पहलू या किन पहलुओं का ध्यान देना आवश्यक है। देखिए सरकारी प्राथमिकता के अनुरूप, प्रवर्तक के संगठित, निवेश के उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी बताइए कि 5 का आंसर क्या होगा। तो 5 का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी पे ध्यान देना आवश्यक है। चलिए हम अगले चैप्टर पर आते हैं। अब जो चैप्टर है उपक्रम की स्थापना, सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि तो चलिए हम देखते हैं, इस चैप्टर में भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है, सिर्फ 7 ऑब्जेक्टिव दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है, क्या एकाकी व्यापार को, साझेदार को, कंपनी या इनमें से कोई। जल्दी बताइए, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी या नन ऑफ दिस। देखिए मॉडिफाई किया गया है 2016-20 हर बार ये क्वेश्चन पूछता रहा है। तो जल्दी बताइए कि पहला का आंसर क्या होगा। तो पहला का आंसर होगा सोल ट्रेड। जैसा कि जानते हैं एकाकी व्यापार थोड़ा इजी होता है बाकी व्यापार से। तो चलिए हम आगे तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डैश बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंतः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है। प्रवर्तन, प्रमोशन, आविष्कार, इनोवेशन या दोनों, बोथ ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 2 का आंसर क्या होगा। तो 2 का जो आंसर होगा वो होगा आविष्कार, क्या होगा, इनोवेशन। तो चलिए हम तीसरा नंबर पे आते हैं। डैश व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है, विपणन, इनोवेशन या प्रमोशन या नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए कि 3 का आंसर क्या होगा। तो 3 का आंसर क्या होगा, प्रमोशन, सी क्या होगा, प्रमोशन। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप निर्धारित करता है। देखिए कितना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन को रट लीजिए, भूलिए मत, एकदम मॉडिफाई किया गया क्वेश्चन है। व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, क्या है, आकार, स्थान, अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी कमेंट कीजिए कि 4 का आंसर क्या होगा। तो 4 का आंसर होगा आकार, साइज। क्या होगा 4 का आंसर, आकार, साइज। क्या होगा, ए होगा, ए। तो चलिए एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। ये भी मॉडिफाई क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा है तो इस बार भी पूछ सकता है। देखिए नेतृत्व का, नियंत्रण का या नवप्रवर्तन का, इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 5 का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। तो 5 का आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। सफल उपक्रम आवश्यक शर्त है, सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य है, प्रभावपूर्ण नियोजन, ए बी दोनों या उपयुक्त में से न बता। जल्दी बताइए कि 6 का आंसर क्या होगा। तो 6 का आंसर होगा ए एंड बी, बोथ ए एंड बी यानी कि अ एवं ब दोनों। क्या होगा इसका आंसर, सी। तो चलिए निम्न में से कौन व्यवसाय की विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है, ए जोखिम प्रबंध, लाभ नियोजन व्यवसाय या मूल्य नीति या मांग प्रवृत्ति। तो जल्दी बताइए, इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव है। तो 7 का जो आंसर होगा मांग की प्रवृत्ति। क्या होगा लास्ट आंसर, ट्रेड ऑफ डिमांड। तो चलिए इसका भी कंप्लीट होता है। तो चलिए हम अगले चैप्टर पर आते हैं। अब हम यूनिट 2 देखेंगे, उद्यम नियोजन एवं स्रोत। जैसा कि आप देख रहे हैं यूनिट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले ही बता दिया कि ऑल इन्फॉर्मेशन इन
वन वीडियो, यानी कि इस बुक के अंदर जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब एक ही वीडियो में रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा क्या है, व्यवसायिक नियोजन बिजनेस प्लानिंग। तो देखते हैं क्या है। चलिए, जो मेरा यूनिट 2 है, जो यूनिट 2 का पहला चैप्टर है व्यवसायिक नियोजन बिजनेस प्लानिंग। तो इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ 11 ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछ दिया है, सर पूछ सकता है। नियोजन क्या है, प्लानिंग इज। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको ना अकाउंट्स में भी रहेगा। तो जल्दी बताइए क्या अल्पकालीन है, मध्यकालीन है, दीर्घकालीन या सभी अवधि के लिए। तो जल्दी बताइए पहला का आंसर क्या होगा। क्या होता है, सभी अवधि के लिए प्लानिंग बनाया जाता है। ऐसा थोड़ी कि लॉन्ग टर्म का प्लानिंग बनाता है, ऐसा नहीं है। आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, मिडिल भी बना सकते हैं। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। जल्दी बताइए किसका कहना है, ये कौन कहा था। ये 2020 में पूछा है। देखिए 2020 में पूछ दिया है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ही पूछ सकता है। तो 2 का आंसर जल्दी बताइए। तो 2 का आंसर क्या होगा, न्यूमैन, हॉर्ले, एलन या टेरी। क्या होगा 2 का आंसर। तो 2 का आंसर होगा एलन। क्या होगा, एलन। तो चल, जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन एक प्रकार है। नियोजन के प्रकार हैं जॉर्ज और टेरी का आंसर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको बीएसटी में भी रहेगा। ये क्वेश्चन बीएसटी का ही क्वेश्चन है और इसमें भी है क्वेश्चन, ये बीएसटी में भी रहेगा और इसमें भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा। देखिए, पिछले बार पूछा है और कहीं इस बार ही पूछ दे। कौन होगा इसका आंसर, तो जल्दी बताइए कि 2 का आंसर क्या होगा। तो 2 का आंसर होगा टेरी। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार कितने हैं, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कितने हैं। तो जल्दी बताइए कि 3 का आंसर क्या होगा। जल्दी, 4। कितना है, 4 है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, नियोजन होता है प्लानिंग फॉर, भूतकालीन के लिए, भविष्य के लिए या वर्तमान के लिए, सभी के लिए। तो जल्दी बताइए कि प्लानिंग होता है किस किस के लिए प्लानिंग होता है। तो आप सभी जानते हैं कि प्लानिंग जो होता है फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। किसके लिए, फ्यूचर के लिए। क्या पास्ट के लिए कभी प्लान कर सकते हैं, नहीं, हमेशा फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें। नियोजन है प्लानिंग क्या है, आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी या धन की बर्बादी। जल्दी बताइए। तो 5 का जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्या होगा, आवश्यक होगा, नेसेसरी है। तो चलिए 6 है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ है, अंत है, प्रारंभ तथा अंत दोनों या इनमें से। तो जल्दी बताइए, बहुत सिंपल है, नियोजन प्रैक्टिकल है। क्या ये सभी का होगा, प्रारंभ होगा। क्या होगा 6 का आंसर, 6 का आंसर होगा प्रारंभ तथा अंत दोनों है। क्या होगा, प्रारंभ तथा अंत दोनों। नियोजन है लक्ष्य अभिमुखीय, उद्देश्य अभिमुखीय, मानसिक प्रक्रिया, ये सभी। तो जल्दी बताइए कि 7 का आंसर क्या होगा। तो 7 का आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। देखिए कितना मोस्ट क्वेश्चन है, कितना बार रिपीट किया होगा, इसलिए सब क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिए, इजी भी क्वेश्चन है और एकदम एक न। चलिए, एक अच्छी योजना होती है, खर्चीली होती है, समय लेने वाली होती है, लोचपूर्ण होता है या संकीर्ण होता है। जल्दी बताइए कि 8 का आंसर क्या होगा। एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना जो होती है वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि कंडीशन के हिसाब से बदल भी सकते हैं। देखिए, व्यवसाय नियोजन के मुख्य अवयव है। व्यवसाय का वर्णन, अधिशासी सारांश, ए बी दोनों या ए बी में से कोई भी नहीं। तो जल्दी बताइए कि 9 का आंसर क्या होगा। तो 9 का आंसर क्या होगा, ए बी दोनों होता है। तो चलिए, व्यवसाय नियोजन प्रमुख महत्व है निवेशकर्ताओं का आकर्षित करने में, दिशा निर्देशन में या उत्तोलन शक्ति प्रदान करने में या उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी बताइए कि 10 का आंसर क्या होगा। 10 का आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो चलिए, इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव है व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं, संगठन का नियोजन, श्रम शक्ति की आवश्यकता का नियोजन करना, प्रयोजन कार्य नियोजन या उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी बताइए कि 11 का आंसर क्या होगा। लास्ट है, कमेंट कीजिए क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। तो चलिए, इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो अपने अगले चैप्टर पर आते हैं। देखिए, जो मेरा अगला चैप्टर है परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव देखें। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है परियोजना पहचान व्यवहार करती है। जल्दी बताइए, व्यवहार्यता परियोजना विचार, तार्किक अवसर से, प्रभावशाली मांग से, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी कमेंट कीजिए कि पहला का आंसर क्या होगा। तो पहला का आंसर होगा व्यवहार की परियोजना विचार से, यानी कि वेबल प्रोडक्ट आइडियाज़। देखिए 2015 पूछा, 16 में पूछा। देखिए अब सेकंड देखिए, परिमाणीय परियोजना से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। परिमाणीय परियोजना से निम्नलिखित संबंधित नहीं है।
पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण या जल आपूर्ति। जल्दी बताइए कि 2 का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए 2 का आंसर होगा परिवार कल्याण यानी कि फैमिली वेलफेयर। उपकरण के प्रमाणीकरण में कमी होती है आंतरिक बाधाओं से, ब्राह्म बाधाओं से, सरकारी बाधाओं से या नियामक बाधाएं से। तो जल्दी बताइए कि 3 का आंसर क्या होगा। तो 3 का आंसर होगा एक्सटर्नल कंस्ट्रेशन यानी कि ब्राह्म बाधाओं से। तो चलिए हम आगे 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर का मेरा है कारक प्रबलता पाच्य परियोजना है। कारक प्रबलता प्राचार्य परियोजना है। देखो पूंजी प्रबल परियोजना, श्रम आधारशील परियोजना या तकनीक प्राच्य परियोजना या ए बी दोनों। जल्दी बताइए कि 4 का आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट कीजिए अगर पता है तो। 4 का आंसर होगा ए एंड बी यानी कि ए भी होगा और बी भी होगा। चलिए एक परियोजना है, क्या है एक प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट क्या होता है, देखिए गतिविधियों का समूह है, एकल गतिविधियाँ हैं, असंख्य गतिविधियों का समूह है या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 5 का आंसर क्या होगा। तो क्या गतिविधियों का समूह है, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़। क्या होगा इसका आंसर ई होगा। तो चलिए 6 पे आते हैं। परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है। परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है। विनियोग पूर्ण चरण से, रचनात्मक चरण से, सामान्यीकरण चरण से या स्थिरीकरण चरण से। तो जल्दी बताइए कि 6 का आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए अगर पता है तो। 6 का आंसर होगा स्थिरीकरण चरण यानी स्टेबलाइजेशन स्टेज से। तो चलिए 7 क्या है। 7 परियोजना निम्न से संबंधित नहीं होती है। परियोजना निम्न से संबंधित नहीं होती है। देखिए कितना बार पूछा है, 2020 पिछले साल पूछा है, इस साल भी पूछ सकता है। ये नवप्रवर्तन, ये कल्पना शक्ति या जोखिम या सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी। क्या होगा 7 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो 7 का जो आंसर होगा ये क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मक। चलिए 8 क्या, परियोजना संबंध संबंधित नहीं होता है। परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है। प्रक्रियात्मक प्रभाव से, केंद्रीकृत नीति निर्धारण से, विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन से या द विकेंद्रित नीति निर्धारण से। जल्दी बताइए कि 8 का आंसर क्या होगा। तो 8 का जो आंसर होगा यह क्या होगा, डी होगा यानी कि विकेंद्रीकरण नीति निर्धारण से। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है। देखिए पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है विद्यमान संसाधनों के अनुपूरण में, निर्णायक निवेशों की पूर्ति अनुप्रग्रहण में, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाना या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि 9 का आंसर क्या होगा। तो 9 का जो आंसर होगा ना वो सी होगा, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाना। चलिए 10 लास्ट मेरा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। आधुनिकीकरण सुधारता है उत्पादकता को, उत्पादन को, प्रक्रिया को या क्षमता को। जल्दी बताइए प्रोडक्ट्स को या प्रोडक्शन को या प्रोसेस को या कैपेसिटी को, किसको सुधारता है। तो इस चैप्टर का लास्ट तब कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं जो इसका आंसर होगा कैपेसिटी को। किसको, कैपेसिटी को। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो हम अपने अगले चैप्टर पर आते हैं। मेरा जो चैप्टर है परियोजना प्रतिवेदना का निर्माण एवं परियोजना मूल्यांकन, द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट अप्राइजल। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला में है कि तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है। तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है क्या है, ये पूर्ति संभावना, मांग संभावना, निर्यात संभावना, आयात संभावना। तो जल्दी बताइए कि पहला का आंसर क्या होगा। तो पहला का जो आंसर होगा डिमांड पोटेंशियल यानी कि मांग संभावना। तो चलिए सेकेंड बात है निवेश विश्लेषण संबंधित है निधिकरण से, निधिकरण आवश्यकता है, सामग्री आवश्यकता है, श्रम आवश्यकता है या संसाधन आवश्यकता है। तो जल्दी बताइए कि 2 का आंसर क्या होगा। 2 का जो आंसर होगा मेरा संसाधन आवश्यकता होगा। चलिए DPR है, DPR इज देखिए कार्य योजना या एक्शन प्लान। तो ये जो है एक्शन प्लान होगा, क्या होगा कार्यवाही योजना। तो चलिए हम पेज पलटते हैं। तो चलिए हम 4 नंबर देखते हैं। परियोजना तैयार की जाती है। परियोजना तैयार की जाती है क्या होगा, ये प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा या इन सभी द्वारा। तो जल्दी बताइए कि 4 का आंसर क्या होगा। तो 4 का जो आंसर होगा क्या होगा, 4 का आंसर इन सभी के द्वारा क्या हो जाता है, परियोजना तैयार की जाती है। परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन विनियोजन है, व्यय है, अपव्यय है,
या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा, विनियोजन। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। परियोजना मूल्यांकन के पहलू है तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन या ऑल ऑफ दिस। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। 6 का क्या होगा आंसर, 6 का जो आंसर होगा मेरा ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी होगा। परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है अनुभव, मास्तिक का उपयोग, अनुभव में मास्तिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 7 का आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। जैसा कि लग ही रहा है क्या होगा, सी होगा, अनुभव एवं मस्तिष्क दोनों का उपयोग, बोथ एक्सपीरियंस एंड ऑफ यूज ऑफ माइंड। देखो परियोजना प्रतिवेदना सारांश है, तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का या सभी का। जल्दी बताइए कि 8 का आंसर क्या होगा। तो 8 का आंसर क्या होगा, ये सभी का, ऑल ऑफ दिस होगा। तो चलिए हम 9 नंबर देखते हैं। इस चैप्टर मेरा 9वीं ऑब्जेक्टिव है, पूर्ण भुगतान अवधि संबंधित होती है लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवधि, विनियोग लागत वसूली के लिए, स्थिर लागत के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो जल्दी बताइए जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा। 9 नंबर आप इसका कमेंट करके बताइए। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ जो इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा बी यानी कि विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि। तो चलिए देखते हैं कि मेरा अगला चैप्टर क्या है, संसाधन निर्धारण, वित्तीय एवं गैर वित्तीय। चलिए इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं आगे। इस चैप्टर के अंदर जो है सिर्फ 5 ही ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं, परियोजना आकलन है, प्रोजेक्ट अप्रैल इज एन ए क्या है, निर्यात विश्लेषण, एक्सपर्ट एनालिसिस या लाभदायकता विश्लेषण या प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस या उपयोग। क्या होगा, पहला का आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, यानी कि डी होगा, द, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए गर्भावधि संबंधित होती है, जनरेशन पीरियड इज कंसर्न विथ, विचार सृजन अवधि से, उद्भव अवधि से, क्रियावान अवधि से या वाणिज्यिकरण अवधि से। क्या होगा, जल्दी बताइए कि 2 का आंसर क्या होगा। 2 का जो आंसर होगा यानी कि सी, क्रियावान अवधि से। ठीक, उसके बाद देखते हैं 3, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है। 3 का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा, मुद्रा का समय मूल्य से, मुद्रा के बढ़े हुए मूल्य से। क्या होगा, चलिए बताइए 3 का आंसर क्या होगा। तो 3 का आंसर होगा 100 है, क्या होगा, सभी भावी वर्तमान मूल्य से। तो चलिए हम आगे देखते हैं, पेज पलटना होगा। 4 और 5 में क्या दिया हुआ है, 4 में क्या है, सभी भावी। चल ठीक है, निम्न में से कौन संसाधनों का प्रकार एवं स्रोत है, भौतिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मानवीय संसाधन। तो जल्दी बताइए कि 4 का क्या आंसर होगा। 4 का आंसर होगा डी, द। क्या होगा 4 का आंसर, कहाँ है, द, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए 5, साधनों के गतिकरण में उद्यमी की भूमिका निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए। जल्दी बताइए कि 5 का आंसर क्या होगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का जो होगा लास्ट क्वेश्चन वो भी होगा उपयुक्त में से सभी, संसाधनों की आवश्यकता, संसाधन की पहचान, क्या होगा, उपयुक्त में। चलिए ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो हम अगला चैप्टर देखते क्या है। अगला चैप्टर मेरा अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या दिया। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला मेरा क्या है, विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता की संसाधनों की बड़ी मात्रा में विनियोग होता है। तो चलिए देखते हैं कि मेरा क्या दिया हुआ है। ए चालू संपत्ति है, बी अस्थायी संपत्ति है, काल्पनिक संपत्ति है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए कि पहला का आंसर जो होगा मेरा बी होगा, अस्थायी संपत्ति है। चलिए ठीक है, दीर्घकालीन ऋण पर होता है। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घकालीन ऋण होता है स्थिर बाजार दर, परिवर्तनशील बाजार दर, शून्य बाजार दर या उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी बताइए जो 2 का आंसर होगा। 2 का आंसर होगा ए, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 3, कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है। पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। अस्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तन कार्यशील पूंजी, नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी, उपयुक्त में से सभी। तो 3 का जो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। चलिए शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, चालू संपत्ति प्लस चालू दायित्व, चालू दायित्व माइनस चालू संपत्ति,
या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि 4 का आंसर क्या होगा। 4 का जो आंसर होगा चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। चलिए 5, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है अस्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी या शुद्ध कार्यशील पूंजी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 5 का आंसर क्या होगा। 5 का आंसर जो मेरा होगा ई, अस्थायी कार्यशील पूंजी। तो स्थिर लागत में शामिल रहता है कच्चे माल की लागत, श्रम की लागत, शक्ति की लागत, कारखाना लागत। क्या होगा जल्दी बताइए, इसमें क्या होगा। 6 का आंसर जो होगा, 6 का आंसर कमेंट किया जाएगा, कारखाना लागत। क्या होगा, कारखाना है। 7 देखिए कितना पूछा है, 20 में पूछा, 19 में पूछा, इस बार भी पूछ सकता है। स्थिर पूंजी का स्रोत नहीं है ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, ऋणदाता या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण। जल्दी बताइए कि 7 का आंसर जो होगा, 7 का आंसर होगा सी, ऋणदाता। क्रेडिटर क्या है, पिछले साल पूछा हुआ है, इस साल ही पूछ सकता है। कार्यशील पूंजी के स्रोत है देनदार, बैंक अधिकर्ष, रोकड़ विक्रय, उपयुक्त में से सभी। क्या होगा 8 का आंसर जल्दी बताइए। तो उपयुक्त में से सभी कार्यशील पूंजी का निर्धारक है संस्था का आकार, निर्माण का आकार। क्या होगा जल्दी बताइए। तो आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ आगे ऑप्शन। का जो आंसर कच्चे माल को उपयुक्त है, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका, उपयुक्त में से सभी। तो चलिए 10 नंबर देखते हैं। अस्थायी पूंजी की आवश्यकताएं होती है दैनिक व्यय का भुगतान करने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए, लेनदेन भुगतान करने के लिए। तो जल्दी बताइए कि 10 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 10 का जो आंसर होगा बी होगा। क्या भूमि खरीदने के लिए अस्थायी पूंजी की आवश्यकता हो। बोनस निर्णय के निर्धारक है लाभों की मात्रा, कोषों की तरलता, कंपनी का ये उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी बताइए कि 11 का आंसर क्या होगा। 11 का जो आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना ऐच्छिक है, अनिवार्य, अनावश्यक है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 12 नंबर का क्या होगा। इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव है, तो इसका आंसर आप ही कमेंट करके बताइए क्या होगा। ऐच्छिक है, वॉल्यूंट्री है। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो अगला चैप्टर देखते हैं क्या है। चैप्टर है कोष प्रवाह। क्या होगा, कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि क्या है। चलिए मेरा पहला जो ऑब्जेक्टिव है, क्या निम्नलिखित में सही विकल्प का चुनो। कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है क्या है, केवल रोकड़, चालू संपत्ति, चालू दायित्व या चालू संपत्तियों का चालू दायित्व। क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताइए कि पहला का जो आंसर होगा मेरा द होगा, चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर अधिक्य, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखो, ऋण पत्र के निर्गम द्वारा ख्याति का क्रय है। ऋण पत्र के निर्गम द्वारा ख्याति का क्रय है एक कोष का प्रयोग, कोष के स्रोत या कोष का प्रवाह नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 2 का जो आंसर होगा क्या होगा। 2 का जो आंसर होगा कोष का प्रवाह नहीं। प्रारंभिक रहतिया कोष के स्रोत, कोष का प्रयोग या कोष का प्रवाह नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 3 का जो आंसर क्या होगा। 3 का आंसर कोष का प्रयोग। देखिए पिछले साल पूछा है, अंतिम रहतिया कोष के स्रोत, कोष का प्रयोग या कोष का प्रवाह नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 4 का आंसर क्या होगा। 4 का जो आंसर होगा होगा कोष का स्रोत। क्या होगा, कोष का स्रोत। अंश अधिमूल्य में वृद्धि है कोष के स्रोत, कोष का प्रयोग या कोष का प्रवाह नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए। तो जल्दी बताइए कि 5 का जो आंसर होगा क्या होगा। 5 का आंसर होगा कोष के स्रोत, सोर्स ऑफ फंड। नकद, देखिए यहाँ नकद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि, कोष के स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का अंत प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 6 का आंसर क्या होगा। 6 का आंसर जो होगा क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी कि कोष का प्रयोग। देखिए 7, निम्नलिखित में कौन गैर चालू दायित्व है। बंधक ऋण, बैंक अधिकर्ष, अदत्त वेतन या पूर्वदत्त व्यय। जल्दी बताइए कि 7 का आंसर क्या होगा। 7 का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। होगा बंधक ऋण। क्या होगा, मोर्टगेज लोन। तो चलिए हम थोड़ा पेज पलटते हैं। तो क्या है, चालू संपत्ति में शामिल होता है उपकरण, फर्नीचर, विनियोग या गुडविल या देनदार। जल्दी बताइए कि 8 का आंसर क्या होगा। 8 का जो आंसर होगा क्या होगा, डेबिटर, देनदार। क्या होगा, डी। प्लांट एवं मशीन पर हाश है कोष के स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रवाह नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी बताइए कि 9 का आंसर क्या होगा।
9 का जो आंसर होगा कोष का स्रोत। तो चलिए 10 है इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में कौन गैर चालू संपत्ति है? ख्याति, बिल रिसीवेबल या प्रीपेड एक्सपेंस या देनदार, क्या होगा जल्दी बताइए। 10 का क्या आंसर होगा? ये लास्ट है तो आप कमेंट करके बताइए। वैसे मैं बता दूँ गुडविल क्या होगा? ख्याति इसका। तो चलिए इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है और अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर मेरा है लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो, और इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए उसका पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। देखिए शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, या चालू संपत्ति प्लस चालू दायित्व, या चालू दायित्व माइनस चालू संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें से जल्दी बताइए। क्वेश्चन 2010 में पूछा, 19 में पूछा और इस बार पूछ सकता है। तो चलिए बताइए क्या क्या होगा। तो क्या होगा इसका? चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। पीछे भी हम देख चुके हैं। आदर्श चालू अनुपात होता है 2015 में पूछा है, 16 में पूछा है, इस बार भी पूछ सकता है। तो जल्दी बताइए क्या होगा? 2:1, 1:2, 3:2 या 4:1। क्या होगा? 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर होगा 2:1। क्या होता है? आदर्श चालू अनुपात होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए निम्नलिखित में कौन सा संचालन व्यय नहीं है? क्या विज्ञापन व्यय, प्रारंभिक व्यय, अपलिखित, या मजदूरी, या किराया है? कौन सा होगा जल्दी बताइए। 3 का आंसर क्या होगा? तो 3 का जो आंसर होगा मेरा प्रारंभिक व्यय। तो चलिए 4 नंबर स्कंद आवर्त अनुपात है, तरल अनुपात, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशील अनुपात, या वित्तीय स्थिति अनुपात। जल्दी बताइए 4 का आंसर क्या होगा? तो 4 का जो आंसर होगा 100 क्रियाशीलता अनुपात। चलिए 5 चालू अनुपात होता है आर्थिक चिट्ठा का अनुपात, लाभ हानि अनुपात, मिश्रित अनुपात, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा आर्थिक चिट्ठा अनुपात। चलिए 6 नंबर संचालन अनुपात है लाभप्रदता अनुपात, निष्पादन अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि 6 नंबर का क्या होगा? 6 नंबर का होगा और लाभप्रदता अनुपात। लाभप्रदता अनुपात को सामान्य प्रदर्शित किया जाता है साधारण अनुपात में, प्रतिशत में, गुना में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि 7 का आंसर क्या होगा? 7 का जो आंसर होगा प्रतिशत में, किसमें? परसेंटेज में। तो चलिए 8 वित्तीय स्थिति अनुपात को सामान्य प्रदर्शित किया जाता है साधारण अनुपात में, प्रतिशत में, गुना में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि 8 का आंसर क्या होगा? 8 का जो आंसर होगा साधारण अनुपात में। एक और लास्ट नंबर क्वेश्चन है अमल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों को कौन सी संपत्तियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है? रोकर को, प्राप्य बिल को, स्टॉक को, इनमें से कोई नहीं। इसलिए क्वेश्चन को नहीं दिखा रहे कि बड़ा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं पूछता है, छोटा से छोटा क्वेश्चन ही पूछता है एग्जाम हॉल में। तो इसे मैं बता दूँ इसका जो आंसर होगा, किसका आंसर होगा? स्टॉक से। तो चलिए इस चैप्टर का भी लेखांकन अनुपात का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब हम अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरा पहला जो ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सम विच्छेद बिंदु है, BEP है। देखिए स्थिर लागत बाय लाभ मात्रा के अनुपात, स्थिर लागत बाय लाभ मात्रा के अनुपात, लाभ मात्रा अनुपात बाय स्थिर लागत, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा पहला का आंसर? जल्दी बताइए, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए कि पहला का आंसर क्या होगा। पहला का आंसर होगा ए स्थिर लागत यानी कि फिक्सेड कॉस्ट बाय क्या प्रॉफिट रेशियो। क्या होगा? चलो ठीक है मॉडिफाई। देखिए कितना बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं 5-6 ऑब्जेक्टिव है, 5 VVI है। चलिए मैं अगला देखते हैं। चलिए अंशदान है, कंट्रीब्यूशन, बिक्री का घटाव कुल लागत, बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत, बिक्री घटाव स्थिर लागत, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 2 क्या होगा? 2 का क्या आंसर होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, वैसे बता मैं। 2 का आंसर होगा बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत। क्या होगा? बिक्री घटाव परिवर्तन सेल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्या होगा? बी सुरक्षा सीमा है, बिक्री घटाव अंशदान, वास्तविक बिक्री घटाव, या BEP बिक्री घटाव वास्तविक बिक्री, इनमें से कोई नहीं। देखिए पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए कि 3 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? क्या होगा? वास्तव यानी कि एक्चुअल सेल्स, BEP यानी कि वास्तविक बिक्री घटाव, लाभ मात्रा अनुपात है, प्रॉफिट रेशियो है, अंशदान बट्टे कंट्रीब्यूट। देखिए अंशदान बट्टे सेल्स यानी बिक्री इंटू 100 यानी कि बी है बिक्री अंशदान इंटू 100, या अंशदान बिक्री बाई
अंशदान बाय बिक्री। तो जल्दी बताइए कि 4 का आंसर क्या होगा। तो जो 4 का आंसर होगा ये होगा अंशदान बाय बिक्री इंटू 100। ये पिछले 18 में पूछा, इस साल पूछ सकता है। निम्न में से कौन सम विच्छेद विश्लेषण की उपयोगिता है। जोखिम मूल्यांकन, लेखांकन आंकड़ों की समझना या लाभ सुधार। जल्दी बताइए, या इनमें से सभी। तो 5 का जो आंसर होगा वो होगा द, इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों होगा। चलिए 2 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, कोई वीवीआई नहीं है तो उसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरा चैप्टर है उद्यमी पूंजी कोषों के स्रोत एवं साधन। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जोखिम पूंजी जिलाधार का स्थापित किया गया है। जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया है 1970, 1975, 1986। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए आप इसे जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पहला का जो आंसर होगा वो होगा 1975 में स्थापित किया गया था। चलिए दूसरा, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या जापान में। देखिए इस बार पूछ सकता है ये क्वेश्चन, कहाँ डेवलप हुआ। तो जल्दी बताइए कहाँ होगा, अमेरिका में हुआ था। तो चलिए हम आगे देखते हैं, पेज पलटना होगा। जोखिम पूंजी शिलाधार निम्न द्वारा स्थापित किया गया था। आईएफसीआई के द्वारा, यूटीआई के द्वारा, आईडीबीआई, आईसीसीआई के द्वारा। तो जल्दी बताइए 3 का आंसर क्या होगा। 3 का जो आंसर होगा क्या होगा, आईएफसीआई के द्वारा। देखिए उद्यम पूंजी में रहता है उच्चतम जोखिम, साहसिक जोखिम, कोई जोखिम नहीं है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, हाई रिस्क होता है। भारत प्रौद्योगिकी विकास आधारभूत निगम स्थापित किया गया वर्ष कब है, तो 1988 में स्थापित। भारत निवेश द्वारा कोष द्वारा स्थापित किया गया था, किस आईएफसी द्वारा, ग्रिंडली बैंक द्वारा, स्टेट बैंक या कैन बैंक। क्या होगा, ग्रिंडली बैंक द्वारा। उद्यम पूंजी उपलब्ध है अत्यंत जोखिम तकनीकी इकाई हेतु, संस्थागत या इनमें से ऑल ऑफ द। भारत सरकार नियमित दिशा निर्देशासित पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात निम्न में से कौन है। तो क्या होगा इसका आंसर, 8 लास्ट है। जल्दी बताइए, मैं बता दूँ वैसे 1.5 हो। तो चलिए हम अगले चैप्टर पर आते हैं। प्रौद्योगिकी का चयन, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। यूनिट 2 का ये लास्ट चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है विकासशील देश हेतु, विकसित देश हेतु, पिछड़ी अर्थव्यवस्था हेतु या उपयुक्त देश में से किसी के लिए नहीं। तो जल्दी बताइए कि पहला का आंसर क्या होगा, ए, विकासशील देश हेतु। तो चलिए देखिए, पूंजी गहन प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है क्योंकि शीघ्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रभाव, रोजगार अवसरों में वृद्धि या उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए 2 का आंसर क्या होगा। 2 का आंसर होगा उपयुक्त सभी। श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध है प्रकृति में अविचलन, प्रकृति में गतिशील, प्रकृति में रुकी हुई या इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए 3 का जो आंसर होगा, 3 का आंसर होगा प्रकृति में अविचलन। तो चलिए हम देखते हैं सही से फिर। तो चलिए मेरा यूनिट 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा यूनिट 3 उद्यम का प्रबंध, एंटरप्राइज मैनेजमेंट। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या चैप्टर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए।